नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत वर्मा आप सबका अपने पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो होता है लोगों को मैनेज करने का एक प्रोसेस और गेटिंग द प्रोजेक्ट डन थ्रू दैम। दोस्तों, मैनेजिंग द रिसोर्सेज मतलब है कि हम मैनेज करें ह्यूमन रिसोर्सेज को भी और फिजिकल रिसोर्सेज को भी। फिजिकल रिसोर्सेज में आ जाते हैं हमारे मटेरियल रिसोर्सेज, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी। उसके बाद कई स्टेप्स होते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट में। एक ओवरव्यू समझते हैं उसका। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि लोगों को इन्वॉल्व करना प्रोजेक्ट में, और उनको कैसे इन्वॉल्व करना है ये जानना। लोगों को प्रोजेक्ट में कैसे इन्वॉल्व करना है, प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन लोग हैं जो प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उनकी जो रोल्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो डिफाइन करना कि वो क्या काम करेंगे प्रोजेक्ट में, और इंश्योर करना कि राइट रिसोर्स जो है राइट टाइम पे अवेलेबल हो प्रोजेक्ट के लिए। काम के अलावा जो है उनके रिवॉर्ड सिस्टम्स हम क्रिएट करते हैं। रिसोर्सेज के जो रिवॉर्ड सिस्टम्स हैं वो क्रिएट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो इंडिविजुअल लेवल पे और टीम लेवल पे, और उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहना। तो ये सब चीज़ें आती हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। बेसिकली जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, रिसोर्सेज को मैनेज करने का प्रोसेस है, वो एग्जीक्यूशन के दौरान होता है। एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप के दौरान होता है, जब हम एक्चुअली प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या हम एक्चुअली डिलीवरेबल पे काम कर रहे हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो हमारी प्रोजेक्ट टीम है और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है, एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। सभी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए, चाहे वो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है, चाहे वो हमारी हमारी प्रोजेक्ट टीम है, चाहे वो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है। प्रोजेक्ट टीम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे इनिशिएशन करना, प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, मॉनिटरिंग करना, कंट्रोलिंग करना और क्लोजिंग द प्रोजेक्ट। उनका बेसिक काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर की हेल्प करना इन टेकिंग केयर ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। So project management team basically helps the project manager in doing the project management activities, and project team basically works on the project और एक्चुअल जो डिलीवरेबल होता है उस पर काम करते हैं। दोस्तों, अब रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोसेसेस क्या है। सबसे पहले हम प्लान करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद जो है हम जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसके जो रिसोर्सेज हैं उनको एस्टिमेट करते हैं। फिर जो हमारी एक्टिविटीज़ है उनके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए वो एस्टिमेट करते हैं। फिर उन रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं। जब वो रिसोर्सेज एक्वायर हो जाते हैं फिर टीम बनाते हैं। टीम बनाने के बाद उसको मैनेज करते हैं टीम को, एंड देन कंट्रोल रिसोर्सेज टू लेट द प्रोजेक्ट क्लोज इन एन एफिशिएंट मैनर। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है अच्छे से कंटिन्यू हो और क्लोज हो जाए, उसके लिए हम अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, अगर एजाइल अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो उसमें रिसोर्स मैनेजमेंट को हम कैसे देखते हैं। हमें पता है कि एजाइल अप्रोच का मतलब है जो चेंजेस हैं वो क्विकली आएंगे, और टीम को जो है बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करना होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स यूज़ होती हैं।
सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स का मतलब होता है एक उसमें ऐसे बंदे होते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं अपने एरिया में, और स्पेशलाइजेशन होने के साथ साथ वो कोलैबोरेटिव भी होते हैं। कोलैबोरेटिव होने से जो है प्रॉब्लम्स के जो वो जो है प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम्स के यूनिक सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं, और यूनिक सॉल्यूशन मिलने से जो है काम फास्टर हो जाता है। सो ये जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स में, वो अपने आप को खुद मैनेज करते हैं, अपने आप को खुद सुपरवाइज करते हैं और अपना काम अपने आप करते हैं टाइम से, और उन वो हाईली फोकस्ड होते हैं, और दे आर गुड एट मल्टीपल थिंग्स। सो कई चीज़ें, कई स्किल सेट होते हैं उनके पास। एजाइल टीम की बात करूँ, सो क्योंकि एजाइल टीम में जो टीम मेंबर्स होते हैं उनके पास मल्टीपल स्किल्स होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने स्किल्स को जो है अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं, और वो एक साथ काम कर सकते हैं जिससे वर्क फास्टर हो जाता है। और ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें वो सारे टीम मेंबर्स जो है अपने यूनिक सॉल्यूशंस देते हैं, जैसा कि पहले मैंने डिस्कस किया। देन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होता है सबके बीच में, और इंफॉर्मेशन या नॉलेज शेयरिंग होती है पूरी टीम के बीच में। सो एजाइल एनवायरनमेंट में जो है, या अडेप्टिव एनवायरनमेंट में जो है, प्रेडिक्शन करना रिसोर्सेज के लिए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे मटेरियल रिसोर्सेज हो, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अ, यहाँ पे जो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। सो यहाँ पे जो है सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग नहीं होती है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है। अगर आपकी टीम एजाइल है तो टीम मेंबर्स पे छोड़ दिया जाता है डिसीजंस लेना काम से रिलेटेड, बिकॉज दे नो देयर वर्क बेटर देन द प्रोजेक्ट मैनेजर और समबडी। अगर ऐसा सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होगा तो उसमें प्रोजेक्ट में डिले बहुत होगा। अच्छा, एजाइल एनवायरनमेंट में अगर हम मान लो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ काम करते हैं, या जो हमारे सप्लायर्स हैं उनके साथ काम करते हैं, तो हमें उनके साथ कैसा एनवायरनमेंट चाहिए? हमें ऐसे सप्लायर चाहिए जो कि हमारा काम जल्दी कर दे, और जो हमें, अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं या उस टाइप का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमें जल्दी से मटेरियल प्रोवाइड कर दे। सो इसमें लीन मेथोडोलॉजी यूज होती है टू प्रायोरिटाइज द कंट्रोलिंग ऑफ स्केड्यूल एंड कॉस्ट। स्केड्यूल और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए और प्रायोरिटाइज करने के लिए लीन मेथोडोलॉजी इसमें यूज होती है, उसको डिस्कस करेंगे आगे। इसका मतलब ये है कि एजाइल में जो है फोकस होता है काम जल्दी करने पर और कॉस्ट्स को कम रखने पर, बाय हैविंग रिसोर्सेज अवेलेबल राइट व्हेन वी नीड देम। जब हमें ज़रूरत है तब हमें रिसोर्सेज मिल जाने चाहिए एजाइल में, विदाउट हैविंग टू वेट। हमें कोई स्टोरेज नहीं करना है किसी चीज़ का, हमें चीज़ों को स्टोर करके नहीं रखना है। हमें जो है राइट टाइम पे राइट रिसोर्स मिलना चाहिए एजाइल में, क्योंकि चीज़ें इतनी फास्ट होती हैं। सो माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, अब हम जानेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में प्रोजेक्ट में जो होती हैं। सो कौन डिफाइन करता है सभी स्टेक होल्डर्स की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? ठीक है, स्टेक होल्डर हर कोई जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है या उस प्रोजेक्ट से प्रभावित होता है उसको स्टेक होल्डर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी कौन बंदा है जो रोल डिफाइन कर रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर रहा है? सो वो है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो सभी स्टेक होल्डर्स का रोल और सभी स्टेक होल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है। मेजर स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं प्रोजेक्ट में? तो हमारा प्रोजेक्ट स्पॉन्सर हो गया, ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, हमारी प्रोजेक्ट टीम हो गई, प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजर हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजर हो गया, फंक्शनल मैनेजर हो गया। तो ये सारे जो है स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब हम जानेंगे इन सब की इंडिविजुअल लेवल पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी प्रोजेक्ट में।
तो सबसे पहले जो है दोस्तों हमारा आता है प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, स्पॉन्सर कौन होता है? स्पॉन्सर वो बंदा होता है जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टीम के बिहाफ पे या पूरे प्रोजेक्ट के बिहाफ पे जो है स्पोक पर्सन होता है या रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नली हमारे प्रोजेक्ट वर्क को, हमारे प्रोजेक्ट को कस्टमर के सामने या एक्सटर्नल जो भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने। सो बेसिकली वो हमारे लिए फंडिंग लेके आता है, और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं प्रोजेक्ट के लिए वो लेकर आता है। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके लिए सपोर्ट गैदर करता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर को अथॉरिटी देने वाला भी प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर को फंड्स देता है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, रिसोर्सेज एलोकेट करता है, और उसको अथॉरिटी देता है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनता है उसको भी स्पॉन्सर अप्रूव करता है, उसको प्रोजेक्ट मैनेजर अप्रूव नहीं करता। अपने प्रोजेक्ट को वही उसकी उसकी प्रोटेक्शन करता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से, या कोई चेंजेस हो रहे हैं एक्सटर्नली, एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, कुछ हो रहा है तो उससे, या फिर फाइनेंशियल चेंजेस हो रहे हैं उससे प्रोटेक्शन कौन करता है प्रोजेक्ट की? वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होता है। जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कौन करता है? स्पॉन्सर। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है तो उसको स्पॉन्सर रिजॉल्व करता है। चेंजेस को अप्रूव और रिजेक्ट कौन करता है? प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। अगर प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कस्टमर भी है सो वो फॉर्मल एक्सेप्टेंस भी देता है डिलीवरेबल पे। तो ये इसका मतलब ये है कि कस्टमर भी हमारा प्रोजेक्ट स्पॉन्सर हो सकता है। सो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, और प्रोजेक्ट के लिए तो वो भगवान होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो अगला बंदा जो हमारे प्रोजेक्ट में होता है, अगले जो रिसोर्सेज हमारे प्रोजेक्ट में होते हैं वो होते हैं जो एक्चुअल वर्क पे काम करते हैं, जो कि हमें एस्टिमेट बताते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में। जो हमारे वर्क पैकेजेस हैं या एक्टिविटीज़ हमने प्लान की थी उसके एस्टिमेट्स बनाते हैं। तो टाइम एस्टिमेट भी वही देते हैं, कॉस्ट एस्टिमेट भी वही देते हैं, और जो वर्क पैकेजेस हैं एक्टिविटीज उसको कंप्लीट कौन करता है? वही करते हैं। तो वो कौन है? वो है प्रोजेक्ट टीम। जो प्रोजेक्ट टीम के मेंबर्स हैं वो होते हैं रिस्पॉन्सिबल वर्क को कंप्लीट करने के लिए। वो एक्चुअल वर्क को करते हैं, एक्चुअल डिलीवरेबल जो निकालना है उस पर काम करते हैं। सो जरा स्टेप वाइज देखते हैं। जो प्रोजेक्ट टीम के मेंबर्स हैं वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो आइडेंटिफाई करते हैं स्टेक होल्डर्स और उनको इन्वॉल्व करते हैं। तो सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर का काम नहीं होता स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना, प्रोजेक्ट टीम के मेंबर्स भी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं और उनके साथ एंगेज करते हैं, और इंश्योर करते हैं कि वो एंगेज कंटिन्यूस एंगेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको एस्टिमेशन करते हैं कॉस्ट और टाइम का, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है डिलीवरेबल्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि हमें स्कोप स्टेटमेंट में बताया गया था सब कुछ, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट में डिस्क्रिप्शन था पूरा, तो उसके ऊपर काम करते हैं, डिलीवरेबल के ऊपर काम करते हैं। सो जैसे मैं अपनी एक प्रोजेक्ट टीम का एग्जांपल देता हूँ। सो मैंने एक ऐसी प्रोजेक्ट टीम में काम किया है जिसमें मिक्स ऑफ रिसोर्सेज थे, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। तो उसमें क्या था कि उसमें एक ऐसी प्रोजेक्ट टीम थी जो कि डिलीवरेबल्स पे काम करती थी, लेकिन उस प्रोजेक्ट टीम में ऐसी सबसेट भी थे, ऐसे लाइक सबसेट टीम भी थी, अ, दो तीन लोगों की, जो कि प्रोसेसेस पे काम करती थी, जो कि प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए काम करती थी। जैसे कि एक डिज़ाइन टीम थी, तो डिज़ाइन टीम को मैनेज करने के लिए एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था। देन एक डेवलपमेंट टीम थी, डेवलपमेंट टीम को मैनेज करने के लिए एक टीम लीड था, और ऐसे ही सो कंटेंट की टीम थी, तो कंटेंट की टीम को मैनेज करने के लिए एक प्रोजेक्ट लीड था। सो ये प्रोजेक्ट लीड्स का क्या काम था? इनका काम था मैनेजिंग द एक्चुअल टीम जो कि डिलीवरेबल पे काम करती है। सो सम ऑफ देम यूज टू वर्क ऑन डिलीवरेबल एज वेल। तो उनमें से कुछ जो थे वो मतलब दोनों चीज़ों पे काम करते थे। टीम को मैनेज भी करना है और अप्रूवल्स भी लाने हैं,
सो उसको बोलते हैं हमारी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। सो जिसमें प्रोजेक्ट लीड्स सबसेट की मैंने बात की, तो वो होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। सो ओवरऑल प्रोजेक्ट टीम से ही ये निकल के आते हैं, एंड दे ओनली हैव एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो दे ऑल्सो डू द डेवलपमेंट, दे ऑल्सो डू द डिज़ाइन, बट उनके पास एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज करने की, जैसे इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग वेरियस प्रोजेक्ट के जो फेस होते हैं उनको क्लोज करना। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का काम होता है, जो कि प्रोजेक्ट टीम का ही पार्ट होती है। सो दोस्तों, स्टेक होल्डर वो होता है जो प्रोजेक्ट से अफेक्ट होता है और प्रोजेक्ट को प्रभावित भी कर सकता है, प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। प्रोजेक्ट टीम, प्रोजेक्ट मैनेजर, स्पॉन्सर, कस्टमर, फंक्शनल मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सप्लायर एंड सेलर, पार्टनर, ये सब स्टेक होल्डर होते हैं प्रोजेक्ट में। और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके रोल्स कौन डिफाइन करता है? उनके रोल्स डिफाइन करता है प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर स्टेक होल्डर अपने आप। स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, क्या इन्वॉल्वमेंट होता है उनका प्रोजेक्ट में? दे कुड बी द ओनर्स ऑफ रिस्क रिस्पॉन्स। सो रिस्क रिस्पॉन्स ओनर्स हो सकते हैं वो। दे कैन एड इन क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर एंड प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट। सो प्रोजेक्ट चार्टर है हमारा, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट है, उसमें एड करते हैं वो। देन रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करने में और कॉन्स्ट्रेंट्स जो होते हैं प्रोजेक्ट पर वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। और चेंज कंट्रोल बोर्ड के मेंबर्स होते हैं और एक्सेप्ट करते हैं चेंजेस को और रिजेक्ट करते हैं। सो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं स्टेक होल्डर्स की। सो दोस्तों, फंक्शनल मैनेजर जो है एक डिपार्टमेंट का हेड होता है। जैसे हमारा मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, वो जो है वो मैनेज करता है रिसोर्सेज का काम, जो कि उसके डिपार्टमेंट के टीम होती है, बेसिकली मेंबर्स होते हैं उसके डिपार्टमेंट के, उनको मैनेज करता है और डायरेक्ट करता है। जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो रिसोर्सेज बोरो करता है फंक्शनल मैनेजर से एज पर रिक्वायरमेंट्स किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके पास कितनी पावर है। मीन्स कई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ज़्यादा पावर होती है फंक्शनल मैनेजर से। सो वो हम स्टडी करेंगे दूसरे सेशंस में। मेजर जो टास्क होते हैं फंक्शनल मैनेजर के, वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर से नेगोशिएट करने, बेसिकली अपने टीम मेंबर्स असाइन करना प्रोजेक्ट्स के लिए, या रिसोर्सेज असाइन करना प्रोजेक्ट्स के लिए जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर लीड कर रहा है। और प्रोजेक्ट मैनेजर को असिस्ट करना, हेल्प करना विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द टीम मेंबर्स ऑफ फंक्शनल मैनेजर। जो फंक्शनल मैनेजर या डिपार्टमेंटल टीम मेंबर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज अगर हैं, तो उसके लिए जो है हमारा फंक्शनल मैनेजर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को असिस्ट करता है। तो दोस्तों, कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ज़्यादा पावर होती है, उसके पास अथॉरिटी होती है रिसोर्सेज को मैनेज करने की? वो होती है प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो ये डिज़ाइन कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप्स होती हैं, डेवलपमेंट कंपनीज होती हैं, तो इसमें जो है प्रोजेक्ट मैनेजर की पावर ज़्यादा होती है। और ये ज़्यादातर इनमें जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो प्रोजेक्टाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। फिर हमारा जो है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें रिसोर्सेज को मैनेज करने की जो पावर होती है वो शेयर्ड होती है फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर के बीच में, दोनों में। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे, वहाँ पे जो फंक्शनल मैनेजर है वो रिसोर्सेज को मैनेज करता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको अ, अगर कोई रिसोर्स चाहिए एक्वायर करना है या बोरो करना है फंक्शनल मैनेजर से, तो उसको फंक्शनल मैनेजर के साथ या डिपार्टमेंट के साथ जो है कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, उसको रिलेशनशिप मैनेज करना पड़ता है फंक्शनल मैनेजर के साथ। सो फ्रेंड्स, जो हमारा पोर्टफोलियो मैनेजर होता है जिसके अंडर जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स होते हैं। सो
पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को मैनेज करता है जो कि रिलेटेड और अनरिलेटेड हो सकते हैं एक दूसरे से, और इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं ऐसे प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए जाएं जिनका रिटर्न जो है अच्छा हो और वो कॉरपोरेट कंपनी की जो कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी है उसको मीट करता हो। सो दोस्तों, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ प्रोग्राम मैनेजर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स क्या हैं प्रोग्राम मैनेजर के? प्रोग्राम मैनेजर जो है वो बेसिकली जो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैनेज करता है। प्रोग्राम मैनेजर की बात करें हम, प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो एक प्रोग्राम में जो है कई प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं और ज़्यादातर जो है रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को रखा जाता है एक प्रोग्राम में, क्योंकि रिलेटेड प्रोजेक्ट्स साथ होने से जो है प्रोग्राम में रिसोर्सेज शेयर हो सकते हैं, कॉस्ट कम हो सकती है और अदर एडवांटेजेस होते हैं। तो इसीलिए जो है साथ में रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो है उनको ग्रुप किया जाता है या टुगेदर रखा जाता है। उससे जो कंट्रोल भी ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज शेयर होंगे तो सेम रिसोर्सेज आपको मैनेज करने पड़ेंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, और उनको इसलिए भी ग्रुप किया जाता है टू रीप द बेनिफिट्स, क्योंकि अलग रख के जो है इन प्रोजेक्ट्स को अलग रिसोर्सेज असाइन कर दिए, अलग तरह से इनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सो ये प्रोग्राम मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो पोर्टफोलियो में हमारे प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं, प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं, और जो हमारे प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स हैं मे बी अनरिलेटेड भी हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं प्रोजेक्ट में। सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आइए देखते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन कब होता है? वो असाइन होता है ड्यूरिंग इनिशिएशन, प्रोजेक्ट इनिशिएशन के दौरान। ठीक है, और उसको असाइन कौन करता है? उसको प्रोजेक्ट स्पॉन्सर असाइन करता है या कस्टमर असाइन करता है। उसके बाद जो है जो प्रोजेक्ट चार्टर बनता है वो प्रोजेक्ट चार्टर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर बना सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वही बनाए। देन वो जो प्रोजेक्ट टीम है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वो उनके बीच में और अदर जो बाकी डिपार्टमेंट है उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो करता है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट को मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर वो बंदा है जो प्रोजेक्ट के सक्सेस और फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिसोर्सेज का भी इंचार्ज हो, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। अगर मान लो हमने किसी पर्टिकुलर फंक्शन से या फिर डिपार्टमेंट से रिसोर्सेज लिए हैं तो उनका इंचार्ज जो है प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है स्केड्यूल बनाता है, रियलिस्टिक स्केड्यूल जो होता है, और टाइम और कॉस्ट की रिजर्व्स डेवलप करता है ताकि रिस्क मैनेजमेंट किया जा सके। सो दोस्तों, इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रॉब्लम से कैसे डील करना है वो प्लान करता है, और ही हैज़ द प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर दैट। उसकी ड्यूटी होती है कि प्रॉब्लम्स जो है प्रोजेक्ट के दौरान ना आए, उनको प्री प्लान करा जाए। और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो परफॉर्मेंस मेज़र करता है। प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेज करता है उसको। वो देखता है वेरिएंसेस क्या हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या हैं, और बेस्ड ऑन दोज वेरिएंसेस फिर वो करेक्टिव एक्शंस भी बताता है। और करेक्टिव एक्शंस के लिए अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट डालता है तो उसको वो अप्रूव करता है, रिजेक्ट करता है। ठीक है, चेंज कंट्रोल बोर्ड के साथ। टीम में जो इशू होते हैं, रिसोर्सेज में जो इशू होते हैं उनको रिजॉल्व करता है, और इंश्योर करता है कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहे, और जो स्टेक होल्डर्स हैं और प्रोजेक्ट टीम है उनके बीच में कम्युनिकेशंस चलता रहे। सो ये सब ड्यूटीज़ होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की।
सो दोस्तों, कौन पावरफुल है, प्रोजेक्ट मैनेजर है या प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है? सो अगर मान लो टीम मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको कौन सॉल्व करेगा? उसको टीम के विद इन ही सॉल्व करना पड़ता है, टीम के अंदर ही सॉल्व करना पड़ता है। अगर प्रोजेक्ट चार्टर जो मेन डॉक्यूमेंट है उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो वो कौन अप्रूव करता है? उसको प्रोजेक्ट स्पॉन्सर अप्रूव करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट के लिए डेजिग्नेट कौन करता है? प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। कौन अथॉरिटी देता है प्रोजेक्ट मैनेजर को? प्रोजेक्ट चार्टर चार्टर यूज करके, वो स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर ही वो पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है। कौन सा प्रोजेक्ट है जो पहले करना है और कौन सा बाद में करना है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। स्पॉन्सर ही वो बंदा होता है जो फंडिंग प्रोवाइड करता है, प्रोजेक्ट को फंडिंग लेके आता है प्रोजेक्ट के लिए। स्पॉन्सर ही वो बंदा होता है जो प्रोजेक्ट चार्टर बनाता है। इन रेयर केसेस जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो है चार्टर बनाता है। सो स्पॉन्सर और फंक्शनल मैनेजर जो हैं वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं प्रोजेक्ट में, स्पॉन्सर और फंक्शनल मैनेजर। लेकिन अगर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें पता है कि दोनों का इक्वल रोल है। फंक्शनल मैनेजर हो गया, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, सो दे शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एनालाइज करता है इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस टू अदर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स में अगर कोई चेंज करना है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर उसका इम्पैक्ट एनालाइज करता है, देखता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा कॉस्ट पे, स्केड्यूल पे। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेटिंग अ प्रायोरिटीज बिटवीन एक्टिविटीज। एक्टिविटीज के बीच में जो प्रायोरिटी है वो प्रोजेक्ट मैनेजर सेट करता है, ठीक है। और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है प्रोवाइड करता है नेटवर्क डायग्राम एंड क्रिटिकल पाथ, ठीक है दोस्तों, नेटवर्क डायग्राम। और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है प्रोजेक्ट स्केड्यूल बनाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर की, वो क्या है दोस्तों? वो है कि उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कितने रिसोर्सेज चाहिए किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। सो ही डिटरमाइंस रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। उसके अलावा जो है वो नेगोशिएट करता है रिसोर्स मैनेजर से या फंक्शनल मैनेजर से टू गेट द ऑप्टिमल रिसोर्सेज। प्रोजेक्ट के लिए जो है ऑप्टिमल रिसोर्सेज मिल जाएं, उसके लिए नेगोशिएट करता है। देन वो कंफर्म करता है अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं किस टाइम है, कब हैं। फिर वो प्रोजेक्ट टीम की एक डायरेक्टरी बनाता है। फिर वो उनके उनके लिए प्रोजेक्ट टीम के मेंबर्स के लिए और स्टेक होल्डर्स के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन असाइन करता है। फिर वो इंश्योर करता है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो क्लियरली असाइन हो चुके हैं। फिर वो अगर कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है रिसोर्सेज के लिए तो वो अरेंज करता है। फिर इसके बाद वो परफॉर्मेंस के लिए जो है रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन सिस्टम बनाता है। और जो टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस है उनको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में डालता है। सो ये सब काम जो है ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है, मैनेज करता है। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रोसेस आता है वो है प्लान ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। सो इस प्रोसेस में जो है प्लानिंग होती है और प्लानिंग के दौरान जो है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लान किए जाते हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट टीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी और स्टेक होल्डर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी वो क्लैरिफाई किया जाता है। और ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उनको एक्वायर किया जाता है जिन एज पर स्किल्स। और जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हैं वो बनाए जाते हैं। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है जो कि इसका आउटपुट होता है इस प्रोसेस का। और स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान भी बनाया जाता है। तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है कई डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। प्लान ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज को प्लान कर रहे हैं ना हम, तो इसमें कई डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जैसे कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लियरली डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनता है जिसमें पूरा हायरार्की होती है
रिपोर्टिंग की और पूरा स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। फिर हमारी पोजीशंस जो भी होते हैं उनके डिस्क्रिप्शंस होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान होता है एक डॉक्यूमेंट। और एक्टिविटीज़ एंड वर्क पैकेजेस, जो भी एक्टिविटीज़ और वर्क पैकेजेस हैं जो टीम मेंबर्स को असाइन हुए हैं उनका रिकॉर्ड होता है। देन मीटिंग्स एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाती हैं टीम को। देन रिस्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो रिस्क जो है, रिस्क रिस्पॉन्सेज के इंफॉर्मेशन होती है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस ह्यूमन रिसोर्स की है, क्वालिटी रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन होती है। फिर हमारा आता है स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टाफिंग में जो है स्टाफ एक्विजिशन, स्टाफ एक्वायर करना। देन रिसोर्स कैलेंडर्स होने चाहिए दैट टेल अस कि कौन सा रिसोर्स कब अवेलेबल है। फिर स्टाफ रिलीज का क्या प्लान है, कब कहाँ पे कौन सा स्टाफ की ज़रूरत है। फिर स्टाफ की ट्रेनिंग, फिर स्टाफ का रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। सो ये सब आता है स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान में। सो फाइनली दोस्तों, हमें मिल जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान और उसमें 3 डॉक्यूमेंट होंगे। एक होगा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का डॉक्यूमेंट, और दूसरा होगा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, और तीसरा होगा स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान। तो ये आउटपुट होगा हमारा। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है वो इस्तेमाल होते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, और बेसिकली जो यूज़ होते हैं वो होते हैं रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। कई तरह के होते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं, सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स, रैम। इसमें क्या है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस प्रोजेक्ट टीम मेंबर को कौन सी एक्टिविटी असाइन की गई है, या वर्क पैकेज के लिए कौन सा मेंबर असाइन किया गया है, वो सब इसमें डिटेल्स होती है। इसमें होता है कि कौन बंदा किस किस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको बोलते हैं रैम, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स। इसके बाद दोस्तों रेसी चार्ट होता है। सो रेसी की फुल फॉर्म होती है रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्ट एंड इन्फॉर्म। सो इसमें जो है ज़्यादा क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन होती हैं एज़ कम्पेयर टू रैम। सो इसमें भी यही होता है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और वर्क पैकेज। सो डिटेल में है पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने की, और कौन अकाउंटेबल है उसके लिए। जैसे कि रिस्पॉन्सिबल हो सकता है प्रोजेक्ट टीम मेंबर, और अकाउंटेबल हो सकता है प्रोजेक्ट टीम लीड। ओके। सो रेसी चार्ट के बारे में भी जानेंगे आगे। अभी हम सिर्फ डेफिनेशन जान लेते हैं कि ये भी एक तरह का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने का मैट्रिक्स है। फिर हमारा आ जाता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेकडाउन होता है इसमें किस डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट के लिए। जैसे एचआर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट के लिए, और हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो ओबीएस में बताया जाता है ये सारा डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर हमारा हम पढ़ेंगे रिसोर्स हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में होता है कि भाई जैसे बार चार्ट होता है, जैसे जनवरी में जो है हमने 10 रिसोर्सेज यूज़ किए, फरवरी में हमने 20 रिसोर्सेज यूज़ किए। मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज हमने कितने यूज़ करे हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। रिसोर्स हिस्टोग्राम इसको बोलते हैं। सो दोस्तों हमें पता चल जाता है कि भाई जैसे जनवरी महीना है उसमें कितने मैनेजर लगेंगे, कितने डेवलपर लगेंगे, कितने टेस्टर लगेंगे। उसके बाद हमारा ब्रेकडाउन आ जाता है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज ब्रेकडाउन होता है जैसे रिसोर्सेज के जो टाइप हैं बेस्ड ऑन दैट, ये पीपल रिसोर्सेज हैं या मटेरियल रिसोर्सेज हैं या इक्विपमेंट रिसोर्सेज हैं। सो बेस्ड ऑन कैटेगरी रिसोर्सेज का डिवीजन होता है। रिसोर्स इसको कहते हैं रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। सो हमारा अगला जो प्लान है वो है स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान। स्टाफिंग को कैसे मैनेज करते हैं। सो इस प्लान में बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है कि हम कैसे जो है
रिसोर्सेज को जो है स्टाफ को या रिसोर्सेज को या लोगों को एक्वायर करेंगे, फिर उनको ट्रेनिंग देंगे, फिर उनको मैनेज करेंगे प्रोजेक्ट के दौरान और फिर उनको रिलीज कर देंगे। सो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे स्टाफ एक्विजिशन प्लान अलग होता है, रिसोर्स कैलेंडर अलग होते हैं। तो जैसे एक्विजिशन जो है कहाँ से करना है, इंटरनली हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं, या एक्सटर्नली करना है या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे करना है। तो स्टाफ एक्विजिशन प्लान ये होता है कि कहाँ से करना है, कैसे करना है रिसोर्सेज। उसके बाद रिसोर्स कैलेंडर में जो है अवेलेबिलिटी होती है रिसोर्सेज की, कौन सा रिसोर्स कब अवेलेबल है और उनको प्रोजेक्ट के लिए कब यूज़ करना है, किस पॉइंट ऑफ टाइम में यूज़ करना है, किस एक्टिविटी के लिए यूज़ करना है। सो इस डॉक्यूमेंट में रिसोर्स कैलेंडर जो होता है बेसिकली tells us about the time in which resources are available to the work of the project. So उनकी अवेलेबिलिटी कब की है प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, वो चेक करते हैं, वो बेसिकली मैच करने की कोशिश करते हैं रिसोर्स कैलेंडर में। सो दोस्तों फिर होता है स्टाफ रिलीजिंग प्लान, क्योंकि स्टाफ का यूज़ हो गया तो यूज़ होने के बाद उनको रिलीज़ किया जाता है एक प्रोजेक्ट से। तो उनको कब रिलीज़ करना है, ठीक है, उनको कब तक अपना, किस ड्यूरेशन तक अपना काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या है और कब उनको जो है रिलीज़ करना है। सो इसमें जो है डिटरमाइन किया जाता है टाइमिंग एंड मेथड ऑफ रिलीजिंग टीम मेंबर्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें जो है टाइमिंग डिटरमाइन की जाती है और मेथड ऑफ रिलीजिंग द टीम मेंबर्स। फिर हमारा आता है ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, स्टाफ ट्रेनिंग नीड्स जो हैं वो चेक की जाती हैं। उनको क्या ट्रेनिंग देनी है, उनको के पास क्या स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, ये भी पार्ट प्रोजेक्ट का पार्ट होता है, टू इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उनको जो नॉलेज चाहिए, जो स्किल्स चाहिए वो दिए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसकी डिटेल्स होती है स्टाफ ट्रेनिंग नीड्स में। फिर रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स में जो है उनको क्या, टीम को क्या रिवॉर्ड्स देने हैं, किस टाइप के रिवॉर्ड्स होते हैं और उनको कैसे टीम मेंबर्स अचीव कर सकते हैं उन रिवॉर्ड्स को। सो वो डिटेल्स रहती हैं। सो दोस्तों रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पर्पस होता है टीम मेंबर्स को मोटिवेटेड रखना, और ये इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो टीम मेंबर से ही डिस्कस करता है कि उनको क्या मोटिवेट करता है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम। जैसे कि किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसको पर्टिकुलर, जैसे एक मान लो एक डेवलपर है, एक सॉरी यूएक्स डिज़ाइनर है, उसको किसी यूएक्स डिज़ाइन प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट आया उसमें काम करना है, किसी पर्टिकुलर कस्टमर के साथ करना है। तो वो उसके लिए जो है रिवॉर्ड की तरह ट्रीट होता है। कि कईयों के लिए जो है उनको वीक वीक में जो है एक ऑफ चाहिए, वो होता है उनके लिए। कई लोगों के लिए मोटिवेशन होता है कि उनको ट्रेनिंग मिले, सर्टिफिकेशन मिले, या कईयों के लिए होता है माइलस्टोन पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, या प्राइज़ होना चाहिए, कोई मॉनेटरी गिफ्ट कार्ड होना चाहिए, प्राइज़ होना चाहिए। तो वो उनसे डिस्कशन किया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा, फिर वो उनको इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन सिस्टम डिज़ाइन करने में। तो वो बनाता है और इस तरह से जो टीम जो है हमारी मोटिवेटेड रहती है। सो दोस्तों रिसोर्सेज एक्वायर करने का जो प्रोसेस होता है, एक्वायर रिसोर्सेज प्रोसेस, उसमें जो है बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो हमने एक्वायर करने होते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे आईटी एक्सपर्ट हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, डेवलपर हो गए, प्रोजेक्ट टीम हो गई, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, प्रोजेक्ट लीड हो गए। सो ये सब रिसोर्सेज होते हैं। मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए मशीनरी होगी, रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स में बेसिकली। सो दोस्तों कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो प्रोजेक्ट के शुरू में हायर किए जाते हैं, और जैसे कि प्लानिंग करने के लिए, प्रोजेक्ट प्लानिंग करने के लिए, प्लान बनाने के लिए प्रोजेक्ट टीम हायर करी गई। कुछ रिसोर्सेज होते हैं वो लेटर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए जो है बाद में लाए जाते हैं, जैसे कि मान लो कॉन्ट्रैक्टर जो कि अब एक्चुअल वर्क करेगा। सो रिसोर्सेज जो है इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं जैसे फंक्शनल मैनेजर से रिक्वेस्ट करके ले लिए जाते हैं रिसोर्सेज। जैसे मान लो कोई हमारा फंक्शन है, डिज़ाइन फंक्शन है जैसे, तो वहाँ से दो रिसोर्सेज हमने ले लिए। कोई हमारा फाइनेंस सॉरी कोई हमारा
सिक्योरिटी का फंक्शन है, वहाँ से हमने एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट को उठा लिया। आईटी में से हमने जो है किसी आईटी मैनेजर को ले लिया। तो ऐसे हमने एक प्रोजेक्ट टीम बना ली। जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं वो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है उनके लिए, तो प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है, प्रोक्योरमेंट मैनेजर उसमें हेल्प करता है। और एक्वायर रिसोर्सेज हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम फाइनल प्रोजेक्ट के लिए जो है एक टीम फाइनल कर रहे हैं, और उसके लिए फाइनल रिसोर्सेज जो है हमें चाहिए, और फाइनल मटेरियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो चाहिए, जो कि इन्वॉल्व होंगे प्रोजेक्ट का काम करने के लिए। तो इसी को बोलते हैं एक्वायर रिसोर्सेज। सो एक्वायर रिसोर्सेज प्रोसेस में जो है क्या काम होते हैं बेसिकली, हम जो है चेक करते हैं कि जो हमारे इंटरनल रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, और हमारी उनको बताया जाता है कि हाँ इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हमारा ये प्रोजेक्ट आने वाला है और इसमें जो है हमें आपके रिसोर्सेज चाहिए और वो अवेलेबल हैं कि नहीं। फिर हमें नेगोशिएट करना पड़ता है फंक्शनल मैनेजर्स के साथ बेस्ट रिसोर्स के लिए, जिसके पास मतलब जो एक्सपीरियंसड हो और जल्दी काम कर दे, थोड़ा एक्टिव हो, एजाइल हो। और उसके बाद जो है हम अ, अगर इंटरनल नहीं है तो हमें हायर करना पड़ता है, तो उसके लिए बिजनेस केस बनाना पड़ता है और नया रिसोर्स हायर करते हैं। ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो है वो है आउटसोर्स करना, मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो है हम एक एजेंसी से जो है कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेते हैं, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, एक्सटर्नल है। सो दोस्तों, रिसोर्सेज एक्वायर करने के लिए जो है हमें टूल्स और टेक्निक्स कौन से यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं, एक एक करके सारे देखते हैं। सो सबसे पहले प्री असाइनमेंट करना, मतलब एडवांस में रिसोर्सेज जो है असाइन कर दिए प्रोजेक्ट टीम के लिए। सो दोस्तों, उसके बाद आता है प्री असाइनमेंट, मतलब प्री असाइनमेंट कर देना या एडवांस में असाइन कर दिए रिसोर्सेज प्रोजेक्ट के लिए। नहीं तो सेकंड जो होता है वो होता है नेगोशिएट करना फंक्शनल मैनेजर्स के साथ, अगर इंटरनली हायर करने हैं रिसोर्सेज, असाइन करने हैं प्रोजेक्ट के लिए। और अगर बाहर से करने हैं तो हमें प्रोक्योरमेंट मैनेजर की हेल्प लेनी पड़ती है, या फिर हमें जो है एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज जो होती हैं उनके थ्रू प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है, तो उनके थ्रू हम एक्वायर करते हैं रिसोर्सेज। इसको समराइज करते हैं। एक्विजिशन होता है रिसोर्सेज का, मतलब एक्विजिशन होता है गेटिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड एजेंसीज, बाहर की एजेंसीज से जो है लेते हैं, इन केस इंटरनली हमें रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। और इसके लिए जो है हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं। एक टेक्निक है दोस्तों, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस। मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस में जो है मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि बंदे का एक्सपीरियंस क्या है, बंदा ने किस टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम किया, कितने ज़्यादा स्किल्स हैं उसके पास, और रेलेवेंट कितने स्किल्स हैं। तो इस तरह से एक मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं। जिसके बेसिस पे जो है पोटेंशियल टीम मेंबर्स जो है उनको यूज़ किया जाता है। क्राइटेरिया क्या होता है, बेसिकली क्राइटेरिया ये होता है कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस बेसिस पे जो है रिसोर्सेज के स्किल्स को जो है रैंक किया जाता है। जो क्राइटेरियाज है उनके बेसिस पे रिसोर्सेज को हम रैंक करते हैं। ठीक है, उनको उनकी जो रेटिंग बनती है उस हिसाब से, जैसे मान लो एक बंदा है, उसका एक्सपीरियंस भी है, उसको स्किल सेट भी है उसके पास, और वो फास्ट काम करता है वो भी है, तो उस बेसिस पे उसका रैंक जो है असाइन किया जाता है। उसको पहले तो रेटिंग असाइन की जाती है, फिर उसको रैंक किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है नीड्स और रिक्वायरमेंट्स भी देखी जाती हैं कि प्रोजेक्ट की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और किस तरह का बंदा चाहिए प्रोजेक्ट टीम के लिए। कैंडिडेट्स जो है वो इवेलुएट किए जाते हैं, फिर दे आर उनको इवेलुएशन किया जाता है, फिर उनको सिलेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन हाउ वेल दे सेटिस्फाई द मल्टीप्लाई क्राइटेरिया जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। तो इवेलुएट करने के बाद उनको सिलेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया क्या हो सकता है, पर्सन का एक्सपीरियंस क्या है, उसका कितना पैसा लेगा वो, उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, उसके नॉलेज कितना है, उसको स्किल्स क्या है उसके पास। ये सारी चीज़ें इसको क्या देते हैं, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस। दोस्तों, टीम्स जो है प्रोजेक्ट टीम्स कितने टाइप की होती हैं। डेडिकेटेड टीम हो गई, एक डेडिकेटली टीम मेंबर्स जो है वो फुल टाइम हमने ले रख हमारे फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं, और
वो जो है वो मैट्रिक्स में और प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशंस में सेम होती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करती हैं, और उन प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ही उनका कंट्रोल होता है। डेडिकेटेड टीम होती है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद वर्चुअल टीम होती है। वर्चुअल टीम जैसे कि 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक प्रोजेक्ट कर पे काम कर रही हैं, बट वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग अलग देशों में है, तो वर्चुअल टीम बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों। एक कंपनी का प्रोजेक्ट है, उसमें भी ऐसा हो सकता है कि टीम्स जो है वर्चुअली काम करें। मींस ऐसा हो सकता है कि मार्केटिंग टीम बाहर है, डिज़ाइन टीम इंडिया में है। ठीक है दोस्तों। तो उसको बोलते हैं वर्चुअल टीम। यहाँ पे कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ग्लोबल टाइम जोन्स होते हैं और इसमें रिस्क जो है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि टाइम जोन जो है वो मीन्स वर्चुअल टीम्स जो है वो उस पर लाइक उसको जो है कम से कम इस्तेमाल किया जाए। सो दोस्तों उसके बाद पार्ट टाइम टीम होती है। पार्ट टाइम टीम हो गई, जैसे मान लो हमारी कंपनी में एक डिपार्टमेंट है, उसमें फंक्शन सॉरी डिपार्टमेंट में एक दो टीम मेंबर्स हैं, तो हमने वो हायर करने हैं। तो हमें जो है फंक्शन मैनेजर के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। हम उसको बोलेंगे कि हमें ये बंदा चाहिए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए 3 महीने के लिए। सो वो हो गया पार्ट टाइम के लिए हमने जो है टीम हायर करी है इंटरनल अपने फंक्शनल एरिया से। सो ऐसे टीम मेंबर्स को जो है प्रोजेक्ट पे भी काम करना पड़ता है, और उनकी अपनी डेली जॉब भी होती है ऑपरेशनल, उसको उस पर भी वो लोग काम करते हैं। सो एक पोर्शन होता है टाइम का जिसको वो स्पेंड करते हैं वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अदरवाइज वो अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि वो फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट के लिए दे आर नॉट वर्किंग फुल टाइम। और दोस्तों पार्टनरशिप होती है एक्सटर्नल एजेंसीज के साथ या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सो मान लो दो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं एक साथ। मान लो कस्टमर के ऑर्गेनाइजेशन है, और एक हम लाइक हम हमारे कस्टमर की टीम है और एक हमारी टीम है। तो वो एक तरह से पार्टनरशिप हो गई। उसमें जो है प्रोजेक्ट मैनेजर लीड करता है प्रोजेक्ट, लेकिन बंदे जो है वो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, तो उसको पार्टनरशिप बोल देते हैं। सो दोस्तों एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि यार तुम तो बहुत अच्छे इंजीनियर हो, तुम्हें जो है तुम शायद मार्केटिंग में भी अच्छे हो गए, या तुम्हारे पास तो इतने अच्छे फाइनेंस स्किल्स हैं, तो मुझे लगता है कि तुम सप्लाई चेन में भी बड़े अच्छे होंगे। सो दोस्तों इसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, लोगों को रेट कर रहे हैं हाई और लो बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन अ सिंगल फैक्टर। ठीक है। हम हाई और लो सभी फैक्टर्स पे उसको जो है रेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन अ सिंगल फैक्टर। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज अ हेलो इफेक्ट। सो दोस्तों अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो एक न्यूट्रल पार्टी जो है वो आर्बिट्रेशन करती है। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन।